स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। 1. श्रीनगर, 2. जयपुर, 3. मैसूर। उपर्युक्त में से कितने शहरों को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्रीनगर को 2024 में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त हुआ। यह चौथा भारतीय शहर है जिसे यह मान्यता मिली है। जयपुर को भी विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भारत के पहले शहरों में से एक था जिसे यह सम्मान मिला। साथ ही मैसूर को भी विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है, अतः विकल्प सी सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में ISGS फाउंडेशन कोर्स के ऑफलाइन बैच में एडमिशन आरंभ हो चुका है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 9311406440 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी औरंगजेब। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1669 से 70 में करवाया था। यह छठे मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1658 से 1707 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। इनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया, जिसका क्षेत्र लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक विस्तृत था, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, फाहियान निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी अशोक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान धार्मिक मिशन पर भारत आया था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी श्रीगुप्त, डी दशरथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने नंद राजवंश का अंत किया और हिंदू कुश जैसे क्षेत्रों पर कब्जा करके साम्राज्य का विस्तार किया। 305 से 303 ईसा पूर्व में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ एक संधि की, जिससे इन्हें अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त हुए और बाद के जीवन में चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी बन गए। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य और उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे और साम्राज्य की सफलता में चाणक्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ए कश्मीर, बी बर्मा, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पाटलिपुत्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन मौर्य वंश के सम्राट अशोक के संरक्षण में किया गया था। यह घटना बौद्ध धर्म को वैश्विक धर्म के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण थी, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ए 1861, बी 1869, सी 1874 या डी 1880। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1861। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन ASI देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 ASI के कामकाज को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सौंफ का प्रमुख उत्पादक है? ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गुजरात। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
टेक्सोनॉमिक रूप से फोनिकुलम वल्गेर के रूप में वर्गीकृत सौंफ एक कठोर बारहमासी औषधीय पौधा है जिसमें पीले फूल और फर के समान पत्तियां होती हैं। भारत में सौंफ का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य राजस्थान और गुजरात हैं, जहां कुल उत्पादन का लगभग 96% उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सौंफ की सबसे अधिक खेती नागौर जिले में की जाती है, जो 10,000 हेक्टेयर में फैला हुआ। इसकी खेती सिरोही, जोधपुर, जालौर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों में भी की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किरण खाद्य विकिरण में उपयोग की जाती है? ए अल्फा विकिरण, बी बीटा विकिरण, सी गामा विकिरण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गामा विकिरण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खाद्य विकिरण भोजन और खाद्य उत्पादों को आयनकारी विकिरण जैसे गामा किरणों, इलेक्ट्रॉन किरणों या एक्सरे के संपर्क में लाने की प्रक्रिया है। भारत में विकिरणित खाद्य पदार्थों को परमाणु ऊर्जा खाद्य विकिरण नियंत्रण नियम 1996 के अनुसार विनियमित किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद के लिए किया जाता है। वहीं मौसमी अति भंडारण और परिवहन में लगने वाला लंबा समय खाद्यान्न की बर्बादी का कारण बनता है। भारत की गर्म आर्द्र जलवायु फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और सूक्ष्म जीवों के लिए प्रजनन स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ए जौ, बी चना, सी मटर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ये फसलें अक्टूबर में शुरू होने वाले मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के आसपास बोई जाती हैं तथा इन्हें रबी या सर्दियों की फसलें कहा जाता है। इन फसलों की कटाई आमतौर पर गर्मी के मौसम में अप्रैल और मई के दौरान होती है। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मटर और जौ आदि हैं। वहीं रबी की फसलों के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नक्षत्र सभा कार्यक्रम के दौरान कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई? ए पक्षी अवलोकन, बी योग सत्र, सी विशेष उपकरणों के माध्यम से खगोलीय अवलोकन, डी रिवर राफ्टिंग। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।